नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं जय कुमार आपका इथिकल ज्ञान स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने देश, अपने दुनिया और अपने सोसाइटी में चल रहे दुर्गम परिस्थितियों के बारे में। इंडिया में यदि बात करें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के काफ़ी चहल पहल मचा हुआ है। बहुत सारे नेताओं के बीच में चुलबुली मची हुई है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। और बात करें असम की, तो असम में 2 महीनों से लगभग बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है और वहाँ की स्थिति काफ़ी दुर्गम है। और यदि बात करें तो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक के कारण लगभग 1100 से ज़्यादा जान माल की हानि हुई है और 1100 से ज़्यादा आदमी मारे गए हैं। तो उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो आप जानते ही हैं कि बेचारे की पूरी लग चुकी है, उनकी सरकार गिर चुकी है और सीएम कैंडिडेट के पद से वो हटने वाले हैं। यदि उनकी बात करें तो लेजिस्लेटिव में उनकी टोटल 57 सीटें थी और बीजेपी की 123 सीटें थी, जिसमें उनको सरकार बनाने के लिए 50% +1 वोट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने शिवसेना कांग्रेस और वहाँ की एक शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बना करके सरकार बनाई और अपने सीएम बनने का सपना साकार किया। और इन सब को डिस्कस करते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़र। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान काबुल के वेस्टर्न साइड में अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक का दृढ़ता लगभग 5.9 रिक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी ही खतरनाक भूकंप है और इसमें 1100 प्लस लोगों की जानहानि हुई है। और यदि बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, अमेरिका और अपना इंडिया भी बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने के लिए रन में उतर चुके हैं। और इंडिया से लगभग जितने भी रेस्क्यू के सामान होते हैं वो पहुंचाए जा चुके हैं। और यदि बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क की, तो उन्होंने भी कुछ सामग्री अफगानिस्तान को मदद के तौर पे भेजी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान किसी कंट्री का मदद करने वाला है क्या? हमें तो लगता है कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान से होकर के हमारा गेहूं गया था, तो हो सकता है उसी में से 1-2 ट्रक गेहूं चुरा लिए होंगे और वहीं अभी अफगानिस्तान में भेंट कर रहे हैं ताकि हमने दिया है। तो इन सब के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। और यदि बात करें तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की तरफ से है और इलेक्शन और अपोजिशंस यानी बात करें तो एनडीए की तरफ से शिंदे जी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने वाले हैं इंडिया में। और देखते हैं किनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे कौन भविष्य में अपने पावर दिखा पाते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू की उसकी पास्ट हिस्ट्री और वो पास्ट में क्या क्या रह चुकी है, उसकी क्वालिफिकेशंस और उसका जो वो कौन कौन से जॉब कर चुकी है, इनके बारे में बात करेंगे। यदि द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये इनका जन्म बेदापोसी उड़ीसा में हुआ और ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट की जाने वाली है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये गवर्नर ऑफ झारखंड रह चुकी है। ये 2015 से 2021 तक गवर्नर ऑफ झारखंड रह चुकी है और मेंबर ऑफ द उड़ीसा लेजिस्लेटिव फ्रॉम द रेंगपुर 2020 से 2000 से 2009 के बीच रह चुकी है। तो यदि इनकी बात करें तो ये भी अपने आप में एक दिग्गज नेता मानी जाती है और यदि बात करें हम इसकी अदर क्वालिफिकेशंस की, तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन इंडिया 2002 से 2004 के बीच ये एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री संभाल चुकी है और लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में 1990 से 1991 तक अपनी भाग्यता दे चुकी है। तो और बात करें हमारे अपोजिशन लीडर यशवंत सिंधे, ये भी यूनाइटेड अपोजिशन IND की तरफ से मैदान में उतारे जा चुके हैं। और इनकी बात करें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फोरम
फ्रॉम हाजिरबंग इन 1998 से 2004 और 2009 से 2014 के बीच रह चुके हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। राज्यसभा फ्रॉम झारखंड 2014 से 2009 के बीच रह चुके हैं। और यदि बात करें हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभा फ्रॉम बिहार फ्रॉम 1998 से 1994 के बीच रह चुके हैं। जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर भी ये माने जाते हैं और जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर भी ये माने जाते हैं। तो इनकी भी पूरी जर्नी की पूरी इंस्पिरेशनल रही है और मेहनती रही है। तो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक मुद्दा जो है इंडिया में प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंशियल हाउ इंडिया कंडक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड क्राइटेरिया क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शंस में सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं और कौन कौन से स्टेट यूटीज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो यदि बात करें दोस्तों तो हमारे स्टेट में सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव आई मीन लोकसभा है, सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा का टोटल इलेक्टेड मेंबर नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, बिकॉज लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किया जाते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किया जाते हैं अलग अलग आर्ट और कल्चर के फील्ड में। सो लोकसभा और राज्यसभा का टोटल इलेक्टेड मेंबर। और यदि बात करें हम तो स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में से सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को ये अधिकार है, लेजिस्लेटिव असेंबली को ये अधिकार है कि वो स्टेट इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है भाग, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल यदि बात करें तो भारत में सिर्फ 7 स्टेट ऐसा है, 7 स्टेट जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे सारे स्टेट यानी 28 स्टेट के पास है। तो इंडिया के सारे स्टेट, उसके बाद 3 यूटी की बात करें तो दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, उसके बाद J&K हो गया। तो ये सब जो है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेंगे। और इनकी बात करें तो ये इलेक्शंस होते कैसे हैं आखिर, तो आप लोगों ने सुना ही होगा FPTP, फर्स्ट पास्ट पोस्ट स्कीम। सो ये बेसिकली एक हायर लेवल पे, मतलब कि जो प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इन सब का सिलेक्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं अब इलेक्शन के बारे में कि आखिर प्रेसिडेंट का इलेक्शंस इंडिया में कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इन सबको इरेज करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और आपको भी समझाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो प्रेसिडेंट बनने में टोटल ऑफ वोट का लगभग 50% +1 जिस कैंडिडेट के पास आ गया तो वह प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो नॉट एलिजिबल, वो प्रेसिडेंट बन ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास 10,000, मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 टोटल वोट मेंबर है जो वोट करने वाले हैं। अभी प्रेजेंट में बात करें तो इंडिया में 746 MPs हैं जो इलेक्टेड हैं। और यदि बात करें तो MLAs की बात करें तो 4,123 MLA है इंडिया में जो इलेक्टेड हुए हैं। तो प्रेसिडेंट को वो लोग चुनते हैं जिसको हम चुनते हैं। प्रेसिडेंट यानी हमने जिनको चुना है वो प्रेसिडेंट यानी ऊपर वाले पोस्ट पे जो प्रेसिडेंट जो बैठते हैं उनको चुनेंगे। तो हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम। आखिर ये प्रोपोर्शनल सिस्टम कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि सपोज दैट वी हैव 10,000 पीपल जो वोट करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और मान लेते हैं कि आप एक MP हैं और आपको जो है कि इलेक्शंस में भाग लेना है। और पहले इरेज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि 746 MP है और 4,000 के आसपास MLA है। तो हमारे पास 10,000 कैंडिडेट है, उनमें मान लेते हैं कि आप एक MLA हैं और आपको एक ये
जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये एक बैलेट सिस्टम के तरह है। आप कुछ इसी टाइप से बैलेट सिस्टम दिया जाता है वहाँ पे। और ये बैलेट सिस्टम प्राइवेट में आप टिक लगा करके सबमिट करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि आप एक कैंडिडेट, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपको वोट करनी है। तो आपका ये सजेशन, आपका ये मानना है कि ABCD ये 4 कैंडिडेट है, आपका ये मानना है कि ए पर्सन जो है, पर्सन ए को प्रेसिडेंट मेरे तरफ से पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, और आपके तरफ से सेकंड प्रायोरिटी आप दिए हैं डी को, कि भाई किसी तरीके से यदि पर्सन ए प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो प्रेसिडेंट डी तो बनना ही चाहिए। और उसके बाद आपका थर्ड प्रायोरिटी है कि ए बी यदि किसी कारण से नहीं बन पाया तो बी तो प्रेसिडेंट बनना ही चाहिए। और लास्ट में आप देते हैं अपना ओपिनियन सी को, कि हम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ए को देते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी डी को देते हैं, और थर्ड प्रायोरिटी बी को देते हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी सी को देते हैं। तो ये आपका ओपिनियन है एक बैलेट पेपर के थ्रू। और उनके बाद जो है ये 10,000 में से अब फाइनल में हम देखेंगे, नॉट फाइनल, इन सेकंड स्टेज ए को मिला टोटल 3800 वोट, और बी को मिला तो टोटल 2900 वोट, और सी को मिला 1200 वोट, और डी को मिला 2100 वोट। तो दोस्तों इनमें आप क्लियरली देख सकते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करेगा कि इन वोटों का एनालिसिस करेगा, तो बोलेगा भाई सी, तेरे को तो वैसे ही लोग काफ़ी कम पसंद करते हैं, तो तू कहाँ से राष्ट्रपति बन सकता है, भाई तेरा तो पत्ता कट गया, तू कट ले। तो इस तरीके से सी तो यहीं से कट लेगा। सी बेचारा दुख के मारे क्या करे बेचारा, फिर जाए, फिर कोई बात नहीं, अगले बार हाथ आजमाएगा। उनके बाद जो जितने भी है, उनके बाद कितना बचा, तो अब क्या जितना बचा हुआ है, तो 1200 वोट में इन सी के पास जो 1200 वोट था, उनमें यह देखा जाएगा कि 1200 मेंबर ने जो सी को चूज किया था, वो उनका सेकंड प्रायोरिटी क्या है, उनका थर्ड जो सेकंड प्रायोरिटी रहेगा वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा, वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा सेकंड प्रायोरिटी वाले का, और जो थर्ड प्रायोरिटी रहेगा वो सेकंड प्रायोरिटी बन जाएगा। और ये वोट एक दूसरे में डिवाइड हो जाएंगे, तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होते हैं, ये प्रोपोर्शनल सिस्टम्स होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। प्रोपोर्शनल सिस्टम होते हैं। उसके बाद यदि हम सेकंड में बात करें, उसके प्रोपोर्शनल सिस्टम, उसके बाद सेकंड में बात करें तो 1 मिनट वी हैव सम। दोस्तों अब जो बात करें तो वोट डिवाइड होने के बाद, सी का टोटल वोट डिवाइड होने के बाद ये देखा जाएगा कि ए के पास कितना गया है और बी के पास कितना गया है, ए के पास और बी के पास कितना गया है। सो अब बात करें तो अब उनके बाद देखा जाएगा कि हमारे पास टोटल, आपको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक पेज ले लिया हमने और मान लेते हैं ए ये है और ये बी है, ये क्या है, बी है। इनके पास जो है कि 2000 वोट है, इनके पास जो है कि 3000 वोट है। और सी जो था, सी बेचारे के पास कितना था, 1200 वोट। तो 1200 में से आप ऐसे समझ लीजिए, 1200 में से आपका 80% वोट ए के पास आया, तो यानी 3000 से ये 1800, नहीं 3000, 1200 में से 900 इनको जोड़ दीजिए तो ये 39 हो गया, 3900। और ये आपका 2000 से 2300 हो गया। तो इस टाइप से वोट ऐड हो जाते हैं दोनों में। और यदि बात करें तो हम सेकंड पे चलते हैं। तो उसके बाद अब देखिए फाइनल में अब जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन इस टाइप से होगा कि ए जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आ गया, बी जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया, सी तो वैसे ही हट चुका है, पहले से ही हट चुका था, और डी जो फोर्थ पे था वो फर्स्ट पे है। ये डी को कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सी को कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सी पहले ही हट चुका है। तो दोस्तों अब वोट को 10,000 वोट को डिवाइड करने के बाद इनमें हम पाए हैं कि ए को टोटल 4600 वोट मिला है, बी को 3100 वोट मिला है, सी को 2300 वोट मिला है। और अब ये सी को 2300 जो वोट मिले हैं, सी को 2300 वोट मिले हैं, तो सबसे कम वोट तो सी का ही है। तो इनमें बोलेंगे कि सी वैसे तो तू प्रेसिडेंट बनने वाला नहीं है, तू कट ले और तू अपना वोट जो कि इन दोनों में डिवाइड कर दे। और वो इन दोनों में वोट इस प्रकार से डिवाइड होगा कि जो ए को सेकंड प्रायोरिटी दिया होगा और तो वो ए में जाएगा, और जो
बी को सेकंड प्रायोरिटी दिया हुआ रहेगा वो बी में जाएगा, यानी जो जिसको चूज़ किया हुआ रहेगा उसमें जाएगा। तो इस टाइप से वोट डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि ए के पास इनमें से डिस्ट्रीब्यूट होकर के इनमें गया तो 5700 हो गया, इसमें गया तो 5700 हो गया, और कुछ इसमें गया तो ये 3100 से 3300 हो गया। तो ये 57 यानी 5700 वोट को लेकर के बैठ गए, ये 4300 वोट लेकर के बैठ गए। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो ये 5700 यानी 50% +1 लेकर के तो ये आसानी से बैठ गए। तो ये क्या होंगे, हमारा अगला प्रेसिडेंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अगली यानी प्रेजेंट की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और इलेक्शंस होने वाले ही हैं इंडिया में। सो ये था हमारा आज तक का टॉपिक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय।